Hello students, welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today I am going to teach you the next part of your poetry section named A Boy's Song, the lesson number 13, written by Wilfrid Wilson Gibson. तो आइए विद्यार्थियों, आज हम पोइट्री सेक्शन का जो अपना अगला जो चैप्टर है बॉयज सॉन्ग उसके बारे में जानेंगे जो विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले इसका टाइटल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अ बॉयज सॉन्ग यानी एक लड़के का गीत। ये बॉयज सॉन्ग यानी एक लड़के ने क्या गीत गाया है, उसकी अपनी फीलिंग्स जो पोइट ने बताई है एक लड़के के गीत के माध्यम से, वो हम जानेंगे इसमें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसको औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले हम इस पोइट के बारे में जानेंगे और इसके पोइट के बारे में। तो सबसे पहले पोइट के बारे में परिचय लेते हैं। विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन वॉज बोर्न एट हैक्सहम इन इंग्लैंड in 1878. He was a good friend of famous poet Rupert Brooke. तो ये तो सामान्य बात हुई उनके बारे में, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और किसके वो दोस्त थे। तो किसके दोस्त थे? हाँ, रूपर्ट ब्रूक जो फेमस पोइट थे, खुद भी उनके वो मित्र थे। द पोएम अ बॉयज सॉन्ग, और ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयज सॉन्ग, एपियर्ड इन हिज फर्स्ट वर्स कॉल्ड माउंटेन कवर। इनकी जो ये पोएम है, ये सबसे पहले उनकी जो एक वर्ष थी, पहली जो वर्ष थी यानी काव्य, वर्ष का मतलब काव्य रचना, कॉल्ड माउंटेन कवर। माउंटेन कवर नाम की जो उनकी रचना थी, उसमें सबसे पहले इस कविता को लिखा गया था, उसमें इसको पब्लिश किया, एपियर किया गया था, यानी उसमें ये शामिल थी। ब्रॉट आउट इन 1902, और ये 1902 में प्रकाशित हुई। और लास्ट में गिब्सन जो है, गिब्सन डाइड इन 1962, 1962 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द पोएम। इस पोएम में क्या है, उसके सेंट्रल आइडिया क्या है, उसकी मूल भावना क्या है, किस थीम को लेकर के ये कविता पोएम लिखी गई है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ। द पोएम इज अबाउट नेचर्स प्रेशस गिफ्ट। ये कविता जो है प्रकृति की जो एक प्रेशस यानी कीमती, वैल्यूबल एक जो गिफ्ट है ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, यानी पृथ्वी के सभी वासियों को, पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको क्या मिले, फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, जो हमारे लिए प्रकृति का एक प्रेशियस गिफ्ट है, उसके बारे में। यानी कुल मिला के ये कविता, ये पोएम बेसिकली किसके बारे में है, फ्रीडम को लेकर के है, आज़ादी को लेकर के है। लाइक मैन, पॉइंट बता रहा है, इनहेबिटेंट्स का मतलब जान गए आप, निवासी, और प्रेशियस माने मूल्यवान, फ्रीडम माने आज़ादी। लाइक मैन, मनुष्य की तरह, मनुष्यों की तरह, मैन का मतलब यहाँ क्या है, मनुष्य जाति से। बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा, मनुष्य के अलावा, द बर्ड्स यानी पक्षी जो हैं, आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन, इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या है, ये अभिव्यक्ति है, यानी जीवन का एक, ये भी पक्षी भी जीवन का एक क्या है, प्रमाण है, जीवन का एक अभिव्यक्ति है, जीवन का एक प्रदर्शन है, एक उदाहरण है। कौन? बर्ड्स भी, लाइक मैन, किसकी तरह, मनुष्य की तरह पक्षी भी, बर्ड्स भी जो हैं इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ है, जीवन का एक महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है। दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो क्या करते हैं, मनुष्य की तरह ही ब्यूटी ऑफ नेचर यानी पृथ्वी की, हमारी जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको एड करते हैं। एड का मतलब बढ़ाते हैं। जैसे आप पढ़ा था ना वाटर में, क्या करता है वाटर, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों की सुंदरता को क्या करता है, वो भी एक प्रकृति का ही हिस्सा है। तो ठीक उसी तरह से बर्ड्स जो हैं, जो मनुष्य की तरह ही क्या है, लाइफ का मैनिफेस्टेशन है, इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, जीवन का एक क्या है,
प्रमाण है जीवन का। एक मनुष्य की तरह ही ये क्या है, ये प्रमाण है, उदाहरण है। जैसे मनुष्य का जीवन है उसी तरह से उनका भी जीवन है। और जो क्या करते हैं, दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्रकृति की सुंदरता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एड का मतलब वृद्धि करते हैं। एंड जॉय, और क्या करते हैं, एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और किसको बढ़ाते हैं ये, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानव जाति की जो आनंद है उसको भी ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ह्यूमैनिटी माने जानते हैं आप लोग, ओनली व्हेन दे आर, लेकिन कब, हाँ सुनिए यहाँ, कब कब वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये सब वो ब्यूटी ऑफ नेचर को कब बढ़ाते हैं, मानवता के आनंद को कब बढ़ाते हैं, कब बढ़ाते हैं, व्हेन, देखिए ओनली व्हेन बंद केज में, पिंजरे में बंद पक्षी हमें आनंद नहीं देता या प्रकृति की सुंदरता को नहीं बढ़ाता। कब बढ़ाता है वो, ओनली व्हेन दे आर अलाउड टू फ्लाई फ्री, केवल और केवल कब, जब हम उन्हें, हाँ बोलो, हाँ आजादी के साथ में क्या करने देते हैं, आजादी के साथ में उड़ने की अनुमति देते हैं। इन द ओपन एयर, खुली हवा में, एंड द वास्ट एक्सपेंसिज ऑफ द लिमिटलेस स्काई, और ये जो विशाल, वास्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, और जो एक्सपेंसिज है, एक्सपेंसिज का मतलब विस्तार, फैलाव, किसका, ऑफ द लिमिटलेस स्काई, यानी ये जो लिमिटलेस, असीमित, लिमिटलेस का मतलब असीमित जो आकाश है उसके विशाल विस्तार में जब वो, और हवा में, खुली हवा में जब वो हम उनको क्या करने के लिए, बोलो, उड़ने के लिए अलाउ करते हैं, तब ये रियली जो है क्या करते हैं, नेचर की ब्यूटी को ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और मनुष्य के जॉय को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मनुष्य के, मनुष्यता के आनंद को भी क्या कर देते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात, इन लाइन्स से पता चल रहा है कि सीधा फोकस और ज़्यादा ध्यान किस पे देना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से। पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट। चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी क्रीचर हो, यूनिवर्स का कोई भी क्रीचर हो, उसके लिए फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। लाइक मैन, बर्ड्स को भी फ्रीडम चाहिए, और फ्रीडम के दौरान ही, या फ्रीडम को प्राप्त करके ही कोई भी अपनी जो टैलेंट है, अपनी योग्यता है, अपना जो सब कुछ है, अच्छाई है, वो क्या कर सकता है, दिखा सकता है, और किसी की मदद कर सकता है। जैसे नेचर की ब्यूटी को क्या कब ऐड कर पाएगा कोई बर्ड, जब वो फ्री है। ह्यूमैनिटी के लिए जॉय कब बन पाएगा वो, जो फ्री है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही है, द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स, और ये जो पोएम है ये एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करती है, उजागर करती है, द पोइट्स फीलिंग्स, कवि की भावनाओं को, ऑफ इंटेंस जॉय। इंटेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा, इंटेंस माने क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, तीव्र, कहते हैं ना हिंदी में तीव्र, बहुत ही ज़्यादा जो उसका आनंद होता है, आनंद की जो उसकी भावनाएं हैं, विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन, जो कि कहाँ से पैदा होती है, फ्रॉम हिज रियलाइजेशन दैट ऑल बर्ड्स अनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो कि कहाँ से पैदा होती है उसके मन में, जब वो ये महसूस करता है, किसके बारे में, रियलाइजेशन का मतलब अनुभूति, जब उसको कौन सी अनुभूति होती है कि सारे पक्षी जो हैं क्या हैं, अनकेज्ड हैं। कैसे हैं, अनकेज्ड का मतलब पिंजरे से बाहर हैं, पिंजरे में बंद नहीं है, एंड फ्री हैं टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से उड़कर जाने के लिए क्या हैं, फ्री हैं। तब वो जो है ये तब उसको जो इंटेंस जॉय की जो फीलिंग होती है उसको ये कविता क्या करती है, मतलब कितना मजा आता है उसको, किसको, पोइट को, कब, जब उसको ये महसूस होता है कि सारे पक्षी क्या हैं, ऑल द बर्ड्स आर फ्री, नॉट अ सिंगल बर्ड इज केज्ड, एक भी पक्षी क्या नहीं है, केज्ड नहीं है, पकड़ा हुआ नहीं है, पिंजरे में बंद नहीं है, और सब उड़ रहे हैं, ऑल आर फ्री टू फ्लाई इन द ओपन एयर, है ना। तो उस समय जो उसको खुशी महसूस होती है, उस तीव्र जो खुशी महसूस होती है, इंटेंस जो जॉय आता है, उस फीलिंग को इस पॉइंट में क्या किया गया है, बोलो भाई, हाँ, एक्सप्रेस किया गया है।
फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, जैसे उदाहरण दे रहा है पक्षी जो है जगह एक स्थान, प्लेस टू प्लेस, तो कह रहा है जैसे कहाँ से, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज, हरे हरे वृक्षों से लेकर के, टू द ब्राइट स्काईज, कहाँ तक उड़ता हो, ब्राइट स्काईज यानी चमकीले आसमान में उड़ता हो, बिलोंग टू हिम, वो सब क्या है, उसी के हैं। बिलोंग टू हिम का मतलब उसी से संबंधित, बिलोंग के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है ना प्रीपोजिशन, उसी तरह बिलोंग के साथ, बिलोंग माने होता क्या है, से संबंधित होना। तो कहना क्या चाहता है, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काईज, यानी हरे वृक्ष में बैठा हुआ पक्षी, और कहाँ उड़ता हुआ पक्षी, आसमान पे, चमकीले आसमान में उड़ने वाला पक्षी, बिलोंग टू हिम, वो सब उसके हैं, वो सब उसी से संबंधित है, यानी उसी के हैं। बिकॉज ही डज नॉट सेट, क्यों है, क्योंकि वो क्या नहीं करता, डज नॉट सेट ट्रैप्स। सेट ट्रैप्स का मतलब क्या होता है, शिकार करना, जाल डालना, किसी को जाल में फंसाना। सेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, किसी को फंसाने के लिए जाल बिछाना। तो वो कोई जाल नहीं बिछाता, क्यों है वो उसके, ऑल द बर्ड्स आर वाई ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, बिकॉज ही डज नॉट सेट एनी ट्रैप एंड केज देम, और न ही उन्हें वो क्या करता है, पिंजरे में बंद करता है। तो इसीलिए वो सारे पक्षी वो मानता है कि उसके हैं, और बिल्कुल सही बात है, हम भी अनुभूति कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस रिमार्केबल एंड एंजॉयबल टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा अनुभव हम भी ले सकते हैं। हम भी पक्षियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हैं। चलिए इसको क्लोज करो ढंग से। द पोएट सक्सेसफुली, लगा दो थोड़ा सा, द पोएट सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेज, हाँ ठीक है, द पोएट जो है वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिशेस करता है। एस्टेब्लिशेस का मतलब स्थापित करता है। एन इमोशनल बॉन्ड, एक भावनात्मक, इमोशनल का मतलब भावनात्मक, हाँ भावनात्मक बॉन्ड स्थापित करता है विद द बर्ड्स, किसके साथ, बर्ड्स, पक्षियों के साथ में। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, और बॉन्ड का मतलब होता है संबंध, रिलेशनशिप, है ना। द पॉइंट सक्सेसफुली स्टेब्लिश, इस पॉइंट में, इस पॉइंट के अंदर कवि ने, पॉइंट जो है वो बड़े ही सफल तरीके से स्थापित करता है एक इमोशनल बॉन्ड, यानी एक भावनात्मक रिश्ता विद द बर्ड्स, किसके साथ, पक्षियों के साथ। एंड दस शोज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, और इसी कारण से वो एक प्रकार की कौन सी टेंडेंसी, सहानुभूति की, किसकी, सहानुभूति की, जो एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी, एम्पैथी का मतलब सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब दया, सहानुभूति का जो भाव है उसकी टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी का मतलब मनोवृत्ति, प्रवृत्ति, उसको जो है वो प्रदर्शित करता है। यानी कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है, एवरी क्रीचर इन द वर्ल्ड आर फ्री टू लिव हैप्पीली, यानी प्रत्येक जीव जो है वो संसार में, इस धरती पर रहने के लिए क्या है, उसका अधिकार होना चाहिए, उसको राइट है कि वो जिए, फ्री तरीके से जिए। और उसी भाव को लेकर के उसने अपनी एक पर्सनल फीलिंग जो है यहाँ पर शेयर की है इस पोइम के माध्यम से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस अभी स्टेज पर हैं लाइफ के, टीनेजर्स हैं ओला, अभी टीनेजर्स हैं आप, किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में इस तरह के भाव अगर अपने अंदर पैदा होते हैं, दूसरों के प्रति दया का भाव, दूसरों की स्वतंत्रता को क्या देना, इम्पोर्टेंस देना, उसका महत्व समझना, तभी तो हम उसकी स्वतंत्रता का मान कर पाएंगे ना, और हमारी स्वतंत्रता का भी मान होता रहेगा। अगर हम दूसरों की स्वतंत्रता को क्या करेंगे, भंग करेंगे, उसको वंचित करेंगे उससे, तो हमारे लिए भी नुकसान बन सकता है। तो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिया उसने, मैसेज दिया यहाँ पर कि प्रत्येक को स्वतंत्रता का हक मिलना चाहिए। तो अब हम इसको पोइम को स्टेंजा वाइज देखेंगे। फर्स्ट स्टेंजा इसका जो है वो देखते हैं, अ बॉयज सॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल, स्नेयर माने या ट्रैप कहते हैं जिसको इंग्लिश में, और क्या कहते हैं, ट्रैप। क्या कह रहा है कवि, देखो फर्स्ट लाइन ही उसकी कह रही, भाई सब पक्षी मेरे हैं, क्यों है, वाई, क्यों है, उसका रीजन दिया है इसने, आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, और करता क्या हूँ,
उनको उड़ने देता हूँ, उनको उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। और यही कारण है कि इस संसार में जितनी भी मतलब भी पक्षी हैं, ऑफ द एयर यानी इस पवन के, हवा के, प्रकृति के जितने भी बर्ड्स हैं वो सब किसके हैं? बिलोंग टू मी, मेरे हैं, मुझसे संबंधित हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट, देखो अब कहाँ से कहाँ उदाहरण दे रहा है, जैसे कौन से यानी एवरी बर्ड्स कहना चाह रहा है वो, छोटे से छोटा पक्षी से लेकर के और बड़े से बड़ा पक्षी, स्मॉल से लेकर के, स्मॉलेस्ट से लेकर के द बिगेस्ट जो बर्ड है वो भी उसका है। और रीजन उसने बताया, उसका क्या क्या कारण बताया? क्योंकि वो किसी प्रकार का, ही डज नॉट सेट एनी ट्रैप, हाँ, सेट नो स्नेयर, वो कोई किसी प्रकार का कोई स्नेयर या जाल नहीं बिछाता, यानी उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करता। फ्रॉम द ब्लू टिट, यानी ब्लू टिट से लेकर के, ब्लू टिट एक छोटा पक्षी होता है, देखो ये लिखा हुआ भी इसके बारे में, ब्लू टिट के बारे में, स्मॉल टाइप ऑफ कॉमन बर्ड, एक स्थानीय पक्षी, राम गंगरा कहते हैं जिसको। क्या लिखा है इसमें? ये लिखा राम गंगरा, लिखते ही नहीं हो तुम लोग, हैं? हाँ, छोटा पक्षी है एक तरह का जो स्थानीय तौर पर पाया जाता है। उससे लेकर के ऑन द स्लो, जो कहाँ बैठा हुआ है? जंगली बेर पर, वाइल्ड प्लम पर बैठा हुआ है। जंगली बेर का जो पेड़ है वो पौधे पर बैठा हुआ जो वो छोटा सा पक्षी जो है, कौन सा? ब्लू टिट। वहां से, उससे लेकर के टू द ईगल, यानी कौन सा? ईगल यानी बाज। ईगल माने पता है ना? हाँ, चील, चील कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हाँ, चील। ऑन द हाइट, जो कहाँ बैठी है? ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर बैठी है। अनकेज्ड दे कम एंड गो, और ये सारे पक्षी बिल्कुल अनकेज्ड यानी स्वतंत्र रूप से, बिना पिंजरे में बंद हुए हुए वो आते हैं, एंड गो और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे किसके लिए? खुशी के लिए, अर्थात मुझे आनंद प्रदान करने के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आते हैं और चले जाते हैं, और उन्हें किसी प्रकार की कोई मुझसे खतरा नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए कोई वो चीज़ नहीं करता, इस तरह की कोई हरकत नहीं करता जिससे कि उनको खतरा महसूस हो। अर्थात आई सेट नो स्नेयर टू ट्रैप देम, उन्हें पकड़ने के लिए कोई किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता। इसलिए छोटे से छोटा पक्षी और बड़े से बड़ा, द स्मॉलेस्ट से लेकर के द बिगेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट किससे माना है यहाँ पर? सबसे ब्लू टिट का उदाहरण दिया, और बिगेस्ट बर्ड के लिए ईगल। सभी आते हैं मेरे पास और चले जाते हैं मेरे आनंद के लिए, डिलाइट के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए। एंड ये दोनों जो स्टेंजा बताता है कि किस तरह से कवि जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, एडवोकेसी करता है, वो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है किसको? फ्रीडम को, ऑफ एवरी क्रीचर, यानी प्रत्येक जीव के बोलो फ्रीडम को वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। एंड सो द सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, और अपनी एक इच्छा व्यक्त कर रहा है यहाँ पर, विश बता रहा है कि मैं चाहता हूँ क्या? सो द सनवार्ड वे, यानी उतना ऊपर जिस सूरज की तरफ जाए जो रास्ता, कहाँ जाए? सूर्य की ओर जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ मैं ईगल के विंग्स पर बैठ करके, यानी उस पर अपने क्या नाम है, चील की पंख, बाज के पंख पर बैठ करके, और मैं जो है सोर, उड़ना चाहता हूँ ऊंचाई पर। सोर का मतलब क्या होता है? एकदम तेजी से ऊपर जाना, है ना? सोर माने क्या होता है? तेजी से ऊपर जाना। ये देखा ना, राइज एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी तेजी से आसमान की ओर उड़ने को सोर कहते हैं। और सनवार्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स द सन, किसकी ओर? किसके ऊपर बैठ करके? हाँ, वो मेरा है, अपना है, और मैंने उससे कभी बंदी बनाया नहीं है, और इसीलिए वो भी मुझे अपने साथ क्या करेगा? यानी मैं, मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ क्या करूं? आसमान की जो सूर्य तक जाने वाला जो रास्ता है, उस ऊंचाई तक मैं क्या करूं? उड़ूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और पूरे दिन मेरे दिल में द ब्लू टिट सिंग्स, यानी ये छोटा सा जो पक्षी है राम गंगरा, ये छोटा सा पक्षी ब्लू टिट दिन भर मेरे दिल में क्या करता रहता है? गाता रहता है। अर्थात दिन भर गाता रहता है, क्या मतलब?
यानी वो मेरे मन में हमेशा उसका ख्याल रहता है। किसका? उस। तो ये यहाँ पर देखिए एक और भाव यहाँ पर आ रहा है, वी शुड बी काइंड टू एवरी क्रीचर ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स, दुनिया के संसार के प्रत्येक जीव के प्रति हमें क्या रहना चाहिए, क्या रखना चाहिए? काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। एंड अलाउ देम टू लिव फ्रीली, और उनको आराम से स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वी हैव नो राइट टू केस देम, हमें उन्हें पकड़ने का, जैसे आपने देखा होगा इस सर्कस वगैरह में लोग जो है बर्ड्स को, एनिमल्स को अपने मनोरंजन और कमाई के लिए किस तरह से उनकी जो नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट का मतलब उनका जो प्राकृतिक आवास होता है, रहवास, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनको कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ से पकड़ करके लाते हैं और पिंजरों में बंद कर देते हैं, जो कि उनके लिए एक तरह से जेल से कम नहीं होता। मनुष्यों को तो जेल में कब बंद किया जाता है? जब वो कोई क्राइम करते हैं, लेकिन उन्होंने तो कोई क्राइम ही नहीं किया। विदाउट एनी क्राइम उनको हम अपने मनोरंजन मात्र के लिए क्या कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और उनसे कमाई भी लेते हैं और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। क्योंकि प्रत्येक जीव जो है इस धरती पर जीने के लिए आया है स्वतंत्र रूप से। हमें कोई अधिकार नहीं उसकी स्वतंत्रता को क्या किया जाए। हाँ, वो स्वतंत्रता भंग कर रहा है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है कोई जीव, तो उसे क्या किया जाना चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए, उसे बंदी बनाया जाना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को कर्टेल किया जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए। क्या गिरा है देखिए। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी इस पोएम की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कवि जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है किसका? फ्रीडम ऑफ एवरी क्रीचर, संसार के प्रत्येक जीव के स्वतंत्रता का वो समर्थक है। समझ में आ गया आपको? ये नॉर्मल है। अब हम इसी क्रम में इसके जो पैराफ्रेज हैं उसको देख लेते हैं। लाइन देना एक मिनट। ये जो आपका पहला जो वॉइस सॉन्ग चैप्टर है, इसका जो पहला स्टेंजा हमने पढ़ा था, इसका पैराफ्रेज हम पहले हिंदी दी है। हिंदी तो हमने खैर समझ ली है, हिंदी अनुवाद कह रहा, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, वरन उन्हें पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए क्या कर देता हूँ? छोड़ देता हूँ। वह और इसीलिए वायु में विचरने वाले सभी पक्षी किसके हैं? मेरे। यानी हवा में उड़ने वाले सारे पक्षी किसके हैं? मेरे हैं। अब यहाँ पर इसने हिंदी बताई है इसकी, कवि पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल क्या नहीं करता? बिछाता नहीं है, और उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में क्या करने देता है? उड़ने देता है। वह किसी भी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करता, उन्हें पिंजरे से बाहर ही रहने देता है। और इस तरह उन लोगों से विपरीत जो पक्षियों को पिंजरों में बंद कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वे विशेष पक्षी ही उनके हैं जो पिंजरों में बंद हैं। जैसे अपन क्या कहते हैं? ये मेरा पक्षी है। कब कहते हैं? जब हम उसको तोता है या पैरट कहते हैं, जिसको और भी कोई पक्षी जो है का हमने उसको जब पिंजरे में बंद करते हैं, तब हम क्या कहते हैं? कि ये मेरा है। लेकिन वो ये नहीं कहता मेरे तो सब है। क्यों है? और यही असली है। कोई भी पक्षी आपका कब होगा? जब आप उसको उसके उसके अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार से क्या नहीं करेंगे? वंचित नहीं करेंगे। और कवि कहता है कि कवि महसूस करता है कि चूंकि वह किसी पक्षी को जाल में नहीं फंसाता, अतः आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षी उसके हैं। इसलिए सारे पक्षी किसके हैं? उसके हैं। वह सीमित संख्या में पक्षियों का मालिक नहीं है। वो उसके पक्षियों की संख्या, उसके जो पक्षी हैं वो कोई सीमित संख्या में नहीं है, असंख्य है। बल्कि आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का वो क्या है? मालिक है। इन पक्षियों में कवि पक्षियों को इन पंक्तियों में यानी जो लाइन्स आई उनमें कवि पक्षियों और जानवरों की स्वतंत्रता की वकालत करता है, यानी एडवोकेट बनता है उसका, अर्थात उसको सपोर्ट करता है। और कवि चाहता है कि उन्हें पिंजरे में क्या नहीं किया जाए? बंद नहीं किया। ये तो इसका हिंदी में एक सरलार्थ हुआ। अब हम इसके जो पैराफ्रेज है उसको देख लेते हैं।
द पॉइंट डज नॉट स्प्रेड एनी नेट्स। पॉइंट जो है किसी भी प्रकार का कोई नेट जो है, यानी जाल, नेट का मतलब नेट के लिए देखो, जाल के लिए 3 वर्ड आ गए आपके, ट्रैप, स्नेयर और नेट। किसी प्रकार का कोई नेट नहीं बिछाता टू कैच बर्ड्स, पक्षियों को क्या करने के लिए, ही लेट्स देम फ्लाई फ्रीली, बल्कि वो तो उसने उन्हें आराम से उड़ने के लिए क्या कर देता है, छोड़ देता है। पक्षियों को आराम से उड़ने के लिए क्या कर देता है, छोड़ देता है। इन द स्काई, कहाँ, आसमान में। ही डज नॉट कीप एनी बर्ड्स इन हिज केजेज, अपने पिंजरे में वो किसी भी पक्षी को क्या नहीं करता, बंद नहीं करता। ही लीव्स देम अनकेज्ड, वो उन्हें आज़ाद कर देता है, पिंजरे से बाहर छोड़ देता है। एंड सो अनलाइक द पीपल, और इसीलिए अन्य लोगों की विपरीत, अन्य लोगों के विपरीत, अनलाइक का मतलब उनके विपरीत, हु कीप बर्ड्स इन केजेज, जो पक्षियों को किसमें बंद करके रखते हैं, केज में रखते हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत वो जो है। एंड फील दैट दो पर्टिकुलर बर्ड्स बिलोंग्स टू देम, और जो क्या सोचते हैं, बंद करके पक्षी को क्या सोचते हैं, ये विशेष पक्षी, पर्टिकुलर का मतलब विशेष पक्षी किसका हो गया, मेरा है। वो बिल्कुल उनसे विपरीत, पॉइंट फील्स दैट, वो क्या महसूस करता है कि ही डज नॉट एन स्नेयर एनी बर्ड्स, वो ये महसूस करता है कि वो किसी भी पक्षी को क्या नहीं करता, एन स्नेयर नहीं करता, अर्थात उन्हें उसमें जाल में नहीं बंद करता। ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई बिलोंग टू, और इसीलिए जो भी पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, वो सब किसके हैं, उसके हैं। कोई विशेष पक्षी नहीं जिसको बंद किया हुआ, वो नहीं, सारे पक्षी उसके हैं, क्योंकि वो किसी को पकड़ता ही नहीं है, इसलिए सारे पक्षी उसके हैं। ही इज नॉट द ऑनर ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ बर्ड्स, और वो ये भी कहना चाहता है, अपनी विचार पेश करता है, अपनी भावना, कि वो किसी लिमिटेड, यानी कोई लिमिटेड यानी सीमित पक्षियों का मालिक नहीं है, बट द ऑनर ऑफ ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई, वो तो बल्कि, हाँ बोलो, सारे जो आसमान में जितने भी उड़ते हैं सबका क्या है, मालिक है। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पॉइंट एडवोकेट्स यानी सपोर्ट, अभी वर्ड बोला था ना मैंने आपसे, यानी क्या करता है कभी इस पंक्तियों में, वो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, किसकी, द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, किसके, जानवरों और पक्षियों की आज़ादी का समर्थन करता है, कि उन्हें क्या मिलनी चाहिए, हाँ। ही डज नॉट वॉन्ट देम टू बी केस्ड, वो नहीं चाहता कि उनको क्या किया जाए, उनको पिंजरे में बंद किया जाए, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगला नेक्स्ट जो है हम कल डिस्कशन करेंगे, आप इसको और स्टडी करेंगे, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह भी लिखें आप, और अपने लेवल पर भी जो आपकी जो बुक है, सपोर्टिंग बुक जो एक्सीलेंट, जिसमें से हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसको अपने लेवल पर भी आप स्टडी करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।